हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल फिजिक्स फ्लैश में। हम लोगों ने वेक्टर्स पढ़ रहे थे और वेक्टर्स में ये एक टॉपिक मैंने लिया है अपनी प्लेलिस्ट में, बेसिक टूल फॉर फिजिक्स। बेसिक टूल फॉर फिजिक्स में आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इससे पहले मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के बेसिक कंसेप्ट्स और क्वेश्चन क्लियर कर चुके हैं। उसमें मैंने फॉर्मूले भी दिए हुए हैं, ठीक है। फिर मैं वेक्टर्स पे आया हूँ। वेक्टर्स पे हमने रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर तक का टॉपिक कवर कर लिया है। पिछले लेक्चर 8 के पार्ट ए में मैंने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए थे और वो दोनों एच.सी. वर्मा के क्वेश्चन थे, ठीक है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आप जो भी कंसेप्ट पढ़ रहे हैं उसका एप्लीकेशन है क्वेश्चन सॉल्व करने में, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। ये वीडियोस उन बच्चों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल हैं जो कि क्लास 11th में आए हैं 10th के बाद, आपको, ताकि डर ना लगे कि क्लास 11th में कैसे प्रोसीड करना है, ठीक है। और ये उन बच्चों के लिए भी उतने बेनिफिशियल हैं कि जो क्लास 11th से 12th में आए हैं लेकिन उनको लगता है कि उनके 11th के कुछ कंसेप्ट क्लियर नहीं हैं, जिसके कारण वो 12th की फिजिक्स को ढंग से नहीं पढ़ पा रहे हैं। वो लोग भी इन लेक्चर्स को ज़रूर प्रेफर करें। इसके बाद मैं क्लास 11th और क्लास 12th दोनों के लेक्चर में अलग अलग इस चैनल पे अपलोड करता जाऊँगा, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं कि हमने जो पढ़ा क्या उसके बेस पे हम और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो कल के 2 क्वेश्चंस के बाद अब मैं एक और हम 3 क्वेश्चंस और लेते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, ए वेक्टर इज नॉट चेंज, एक वेक्टर इज नॉट चेंज इफ, तो वेक्टर कब नहीं बदलता। मैंने आपको बताया था जब मैंने है ना इस के रिलेटेड कंसेप्ट को आपको पढ़ाने की कोशिश की थी, और वो फर्स्ट लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में ही है कि अगर एक वेक्टर की लेंथ मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम है, अगर एक वेक्टर की लेंथ जो कि उसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सेम है, तो वो वेक्टर चेंज नहीं होता है। चाहे आप उसको आगे कर दो, चाहे आप उसको नीचे उठा करके रख दो। तो देखिए इसमें तो पहला जो ऑप्शन लिखा है, ए वेक्टर इज नॉट चेंज इफ इट इज रोटेटेड थ्रू एन आर्बिट्री एंगल। अगर आप इस वेक्टर को किसी एंगल से रोटेट कर दो, तो अगर आप इस वेक्टर को किसी एंगल से रोटेट कर देते हैं, आपका वेक्टर था ऐसा, आपने इसको रोटेट कर दिया किसी पर्टिकुलर एंगल से, इस तरीके से रोटेट कर सकते हैं या ऊपर की ओर रोटेट कर सकते हैं, तो लेंथ तो सेम है, लेंथ इज सेम, लेकिन दूसरा हमारा क्राइटेरिया क्या था, एंगल चेंज हो रहा है, एंगल चेंज हो रहा है। तो नहीं भाई, हमारा इसमें वेक्टर चेंज हो जा रहा है, तो इट इज रोटेटेड थ्रू एन आर्बिट्री एंगल, ये रीजन गलत है। फिर उसके बाद हम देखते हैं, इट इज मल्टीप्लाइड बाय आर्बिट्री स्केलर, ठीक है। तो मैंने एक लेक्चर अपलोड किया था जिसमें लिखा था कि अगर किसी वेक्टर को, अगर आप किसी वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसकी लेंथ उतने टाइम्स बढ़ जाती है जितनी उस वेक्टर की होती है। अगर ये वेक्टर है ए और आपने इसको k से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 टाइम्स 3 टाइम्स कर दिया, तो ये वेक्टर की लेंथ 2 टाइम्स या 3 टाइम्स बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स या 3 टाइम्स बढ़ जाएगी। तो सेकंड ये हुआ, इट इज मल्टीप्लाइड बाय आर्बिट्री स्केलर। तो यहाँ पे आपकी देखो मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। अगर ये जो आपने स्केलर है ये -2 हो गया, तो यहाँ एंगल भी चेंज हो जाएगा, मैग्नीट्यूड भी बढ़ जाएगा और एंगल भी चेंज हो जाएगा। तो वेक्टर में मैग्नीट्यूड और एंगल दोनों सेम होना चाहिए। यहाँ मैग्नीट्यूड भी चेंज हो सकता है और एंगल भी चेंज हो सकता है,
ठीक है। थर्ड है इट इज क्रॉस मल्टीप्लाइड बाय यूनिट वेक्टर। मैंने अभी नहीं पढ़ाया है, पर यूनिट वेक्टर इसको अगर आप नहीं भी जानते हैं तो आपका फोर्थ देखिए, इट इज स्लाइड पैरेलल टू इटसेल्फ। इस वेक्टर को, जो वेक्टर हमने लिया था उसको बस आपने उसके पैरेलल प्लेस कर दिया, तो मैग्नीट्यूड भी सेम रहा, डायरेक्शन भी सेम रहा, तो इस केस में वेक्टर चेंज नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन हो गया डी। ठीक है, तो आपका ऑप्शन हो गया डी। तो देखिए, जो जो हमने पढ़ा था उसको अप्लाई करके हमने कैसे करेक्ट आंसर फाइंड कर लिया। ठीक है, अब आता है, और ये अनसॉल्व्ड क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव के, आप जा करके देखेंगे उस बुक में तो आपको ये क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अब आते हैं क्वेश्चन 2 में, विच ऑफ द सेट्स गिवन बिलो may represent the magnitude of 3 vector adding to 0। ठीक है, फिर से पढ़ते हैं, which of the sets, इनमें से कौन सा सेट्स ऐसा है जिनके अगर मैग्नीट्यूड को हम ऐड करें, अगर वो एक 3 वेक्टर हैं और वो अगर कोई 3 वेक्टर हैं, वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी, और ये तीनों वेक्टर को ऐड करें तो उसका मैग्नीट्यूड, अगर उन तीनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड को ऐड करें तो 0 आ सकता है। तो आप देखिए, दो वेक्टर का एडिशन 0 तभी हो सकता है, दो या उससे ज़्यादा वेक्टर का एडिशन तभी हो सकता है जब उनका मैग्नीट्यूड सेम हो पर डायरेक्शन 180 डिग्री अपोजिट हो। एक ये वेक्टर हो गया, दूसरा ये वेक्टर हो गया, तो इसका इसका लेंथ 2 हो और इसका भी लेंथ अगर 2 है, मगर क्योंकि ये डिफरेंट डायरेक्शन में है तो इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, -2 लेंगे, तो ये दोनों वेक्टर एक दूसरे को कैंसिल करके 0 वैल्यू देंगे। तो अगर हमारे पास 3 वेक्टर हैं तो हम ये देखेंगे कि कोई 2 वेक्टर ऐड हो करके थर्ड वेक्टर के जस्ट अपोजिट हो। फॉर एग्जाम्पल, ये एक वेक्टर है और अगर हम 2 वेक्टर को ऐड कर लें तो वो इसके लेंथ और मैग्नीट्यूड के बराबर हो जाए। मान लीजिए ए और बी से मिलकर के ये बना है वेक्टर सी और दिस इज वेक्टर आर। तो अगर सी का मैग्नीट्यूड तो बराबर है आर के, पर डायरेक्शन क्या हो जाएगा, डिफरेंट, है ना, डायरेक्शन क्या हो जाएगा, डिफरेंट, तो उनका सम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मैं देखता हूं कि 1 और 1, ठीक है, 1 और 1 अगर इसको ऐड कर देता हूं तो इसका मैग्नीट्यूड हो जाता है 2, और अपोजिट डायरेक्शन का भी अगर मैग्नीट्यूड 2 हो जाए, ठीक है, मान लीजिए 2 वेक्टर है, इन दोनों वेक्टर को अगर ए और बी का मैग्नीट्यूड 1 और 1 है, इनको ऐड कर देता हूं तो इनका वेक्टर है, इसका सम आएगा 2, और जो थर्ड वेक्टर है उसका भी अगर मैग्नीट्यूड 2 हो तो ये 2 और ये 2 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो हमारा इसमें आंसर क्या हो सकता है, 1 2 1। आप ये भी देख लीजिए कि आप बाकी भी एक दूसरे को कर सकते हैं, तो हम देखते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ बीच वालों को ऐड करेंगे और सबसे एक्सट्रीम पॉइंट्स को ऐड नहीं कर सकते। हमें सेट है, सेट में हम किसी का भी वेक्टर ले सकते हैं। ठीक है, अगर 2 और 4 को ऐड करता हूं तो एक तो आएगा 6 और दूसरे आएगा 8, तो अगर ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल भी करते हैं तो 2 बचेगा। उसी तरीके से एक है 16 और एक है 4 और 8 12, तो ये दोनों भी एक दूसरे को कैंसिल करके 4 ही देगा। अगर आप इसमें भी आते हैं हमारे फोर्थ ऑप्शन में, 1 और 0.5 क्या हो जाएगा, 1.5 और एक देगा 2, इसको भी अगर देखते हैं सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको आंसर आएगा 0.5। तो साफ साफ है कि ये सी ऑप्शन हमारा होता है जो आपका
एडिंग करने पे 0 देगा। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी मेक एन एंगल अल्फा विथ वेक्टर ए एंड बीटा विथ वेक्टर बी। हमारे दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, और उनका जो रिजल्टेंट है वो ए के साथ अल्फा और बी के साथ बीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, ए के साथ अल्फा और बी के साथ बीटा एंगल बना रहा है। तो अगर हम ये देखें कि अल्फा लेस देन है बीटा से, ये देखिए अगर इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा, क्या अल्फा इज लेस देन बीटा होगा? लेकिन हम कैसे कह सकते हैं जब हमें पता ही नहीं है? अल्फा और बीटा तो आर्बिट्री एंगल है, ऐसे दिए हुए हैं, पता तो है नहीं कि अल्फा बड़ा है कि बीटा बड़ा है, उसके साथ कोई कंडीशन तो देनी होगी। तो सीधी सी बात है, इसको तो हम ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। तो अगर मैं देखूं कि ये है, फॉर एग्जांपल हम इसको परपेंडिकुलर वेक्टर ही मान ले कि ये हमारा वेक्टर ए है और ये हमारा वेक्टर बी है, और इन दोनों के साथ हमारा एक एंगल हो गया अल्फा एंगल, और ये हो गया बीटा एंगल। तो हम किस तरीके से प्रोसीड कर सकते हैं? हम देखेंगे कि ये हमारा जो रिजल्टेंट है उसको हम आर दे देते हैं। तो हमने जो सीखा था रेजोल्यूशन से कि आर कॉस अल्फा आपको क्या दे देगा? वेक्टर ए के बराबर हो जाएगा, और आर कॉस बीटा आपको किसके बराबर दे देगा? बी के बराबर हो जाएगा। ये वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड के बराबर है। आर कॉस अल्फा इज नथिंग, पहले भी बता चुका हूं, आप पहले के अगर लेक्चर देखेंगे, आर कॉस अल्फा मैग्नीट्यूड है, आर कॉस बीटा मैग्नीट्यूड है, तो ये इसके मैग्नीट्यूड के बराबर होंगे, ए या बी के बराबर होंगे। ठीक है, ये वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है, लेंथ है। ये ए, सिंपल लेटर ए या मॉड ऑफ वेक्टर ए मतलब वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है। ठीक है, वो आर कॉस अल्फा के बराबर है। तो अगर मैं देखता हूं, मैं ऑप्शन सेकंड देख लेता हूं कि ए अगर बी से छोटा है, ए अगर बी से छोटा है मतलब आर कॉस अल्फा स्मॉल हो गया आर कॉस बीटा के, इसका मतलब है कॉस अल्फा स्मॉल हो गया कॉस बीटा के। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका कॉस अल्फा छोटा हो गया, इसका मतलब है दैट अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा। ठीक है, अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा। कैसे? आप देख लीजिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में जब कॉस आता है तो कॉस थीटा में जब थीटा की वैल्यू 0, 30, 45, 60 और 90, जब थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती है तो कॉस थीटा डिक्रीज होता है। जैसे कॉस 0 की वैल्यू है आपकी 1, कॉस 0 की आपकी वैल्यू है 1, इसकी है √3/2, इसकी है 1/√2, इसका है हाफ और इसका है 0। 1 √3/2, 1/√2, तो थीटा आपका जैसा जैसा इंक्रीज होएगा कॉस थीटा आपका डिक्रीज होगा। तो अगर अल्फा ग्रेटर है बीटा से तो आपका कॉस अल्फा छोटा होगा कॉस बीटा से। एग्जाम्पल देख लीजिए, मान लीजिए आपका अल्फा बड़ा है, अल्फा है आपका 60 डिग्री, है ना, और बीटा है आपका 30 डिग्री, तो कॉस 60 तो होगा की वैल्यू है 1/2 और कॉस 30 की वैल्यू है √3/2, तो आपका √3/2 बड़ा होगा इससे। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान से समझनी है। तो यहां हम वापस आते हैं कि अगर a b से छोटा है, जब a b से छोटा है तो अल्फा विल बी ग्रेटर देन बीटा। तो हम यहां देखते हैं
कि अल्फा अगर ग्रेटर है क्या बीटा से, ए तो अगर, तो हम अगला ऑप्शन देखते हैं कि ए इज ग्रेटर देन बी। अगर आपका ए बी से बड़ा है तो आपका आर कॉस अल्फा, आपका आर कॉस, आपका ए किसके बराबर है, आप देखिए ए आपके किसके बराबर है, आर कॉस अल्फा बड़ा होगा आर कॉस बीटा के। इसका मतलब है कॉस अल्फा विल बी ग्रेटर देन कॉस बीटा। अब अगर कॉस अल्फा कॉस बीटा से बड़ा है देन अल्फा विल बी लेस देन बीटा। तो अगर ए ग्रेटर देन बी हमारा सही है तो वो तभी हो सकता है जब बीटा विल बी ग्रेटर देन अल्फा। अगर ए बी से बड़ा है तो बीटा विल बी ग्रेटर देन अल्फा। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। आप देखिए तीनों के तीनों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सारे के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। ओके, इन 3 क्वेश्चंस के बाद मैं बुक्स की एक्सरसाइज भी करवाऊंगा और वो आपको बहुत आसान लगने वाली है। ठीक है, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, तो मैं पूरा का पूरा कोर्स यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा क्लास 11th और 12th की फिजिक्स के लिए, नीट के क्वेश्चंस भी और मेंस के क्वेश्चंस भी। ठीक है, लेकिन प्लीज़ वीडियो पूरा देखें और अच्छे से नोट्स बनाएं। ठीक है, नोट्स बनाना आप लोग के लिए उतनी ही ज़रूरत है, क्योंकि अगर अभी आप नोट्स बना लेते हैं, इन क्वेश्चंस को अपनी कॉपीज़ में लिख लेते हैं, तो आपका प्रिपरेशन का टाइम, रिवीजन का टाइम आधा हो जाएगा। ठीक है, चैनल में आप बने रहिए, अभी और क्वेश्चंस भी अपलोड करने हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी अपलोड करने हैं और आपको कई ट्रिक्स भी बतानी है और सबसे बड़ी बात आपके सारे कंसेप्ट्स क्लियर करने हैं, वो भी बहुत ही इजी मैनर में। ओके, थैंक यू, गुड डे।